प्यारे बच्चों, आज हम प्रकाश में प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, पर प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी समतल तल, किसी चमकीले तल, किसी पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल, पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है जिस माध्यम से गई हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन ये एक समतल दर्पण है। दर्पण के एक भाग में पॉलिश होती है और दूसरा भाग परावर्तक होता है। मतलब आती इस तल पे है और ये परावर्तक तल उसे क्या करता है? परावर्तित करता है। तो ये प्रकाश की किरण आई, इस तल से टकराई और उसी माध्यम में वापस लौट गई। इस घटना को क्या कह रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन कह रहे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या है? ये क्या होगा इस पे? अभिलंब। अभिलंब, इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। ये कौन सी किरण कहलाएगी? आपतित किरण। ये कौन सी किरण कहलाएगी? परावर्तित किरण। यह अभिलंब। तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। आई क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा इसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। पहला नियम है परावर्तन का, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तल के एक बिंदु पर मिलने चाहिए। तल के एक बिंदु पर क्या होने चाहिए? मिलने चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक बिंदु पे क्या होने चाहिए? मिलने चाहिए। अगर प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत आती है तो जैसे आई है वैसे ही वापस चली जाएंगे, क्योंकि इसके आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या है? 0 है। अब हम आते हैं गोलीय दर्पण पे। ये तो एक समतल दर्पण की बात करी थी, अब गोलीय दर्पण की बात करेंगे। गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा? गोलीय दर्पण होते क्या है? गोलीय दर्पण बनते कैसे हैं पहले ये समझेंगे हम। हमें पता है दर्पण कैसे बनता है। जब एक पृष्ठ पॉलिशदार होता है, पॉलिश कर दी जाती है, तो और दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल का काम करता है। तो एक खोखला गोला है कांच का, इस खोखले गोले के केंद्र है C। इसके एक भाग को ऐसे काट दिया गया, दूसरे भाग को ऐसे काट दिया। इस भाग में, अंदर वाले भाग में पॉलिश की गई, इस भाग में, बाहर वाले भाग में पॉलिश की गई।
एक ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। एक ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय होता है क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। अब जिस पृष्ठ के गोलीय पृष्ठ के भीतर के भाग में पॉलिश की जाती है और बाहर का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है, यह कहलाता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण। जिसके गोलीय दर्पण में बाहर के पृष्ठ में पॉलिश की जाती है, अंदर का पृष्ठ परावर्तक होता है, यह क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। जिस गोले को काटकर, जिस खोखली गोले को काटकर ये दर्पण बनाए जा रहे हैं, उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। और इस पृष्ठ की त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? हमारी वक्रता त्रिज्या। जिस गोले को काटकर दर्पण बनाए गए हैं उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का क्या? मिड पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, वो क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव। मिड पॉइंट जिसे कहते हैं, ये क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। जो रेखा ध्रुव और वक्ता केंद्र से होकर पास होती है, इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। दर्पण का, जो गोलीय दर्पण का जो इफेक्टिव व्यास होता है, जो जिस भाग से प्रकाश परावर्तित हो रहा है, उसका व्यास क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक। M1 M2। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। उत्तल दर्पण के में अंदर के पृष्ठ में पॉलिश की गई है, अवतल दर्पण में बाहर के पृष्ठ पे पॉलिश की गई है। गोलीय दर्पण जिस गोले का बना है उसका केंद्र वक्ता केंद्र कहलाता है, उसकी त्रिज्या वक्ता त्रिज्या कहलाती है। और जो परावर्तक पृष्ठ है उसका सेंट्रल पॉइंट क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और जो रेखा ध्रुव और वक्ता केंद्र को जोड़ती है मुख्य अक्ष कहलाती है। और जो गोलीय दर्पण का इफेक्टिव भाग है, मतलब जो इफेक्टिव व्यास है, जो प्रभावी व्यास है, वो क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो ये गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषाएं हमने संबंधित आपको बताई। अब गोलीय दर्पण में जो उत्तल दर्पण है और जो अवतल दर्पण है, वो कैसे काम करते हैं, देखिए सर। देखिए, ये कौन सा दर्पण है? इसके बाहरी पृष्ठ पे पॉलिश की गई है, यस, अवतल दर्पण। ये इसकी मुख्य अक्ष होगी जो ध्रुव को जोड़ रही है, वक्ता केंद्र को जोड़ रही है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और एक बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो ये क्या कहलाते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब ये क्या कहलाता है? जिस बिंदु पे मिलती है ये समांतर रेखा है, इसे कहते हैं मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? इसे ये कहलाती है फोकस दूरी। फोकस दूरी। ये आपका अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इसमें क्या होती है? प्रकाश की किरण समानांतर आती है और परावर्तित हो जाती है। इन्हें जबरदस्ती मिलाया जाता है, जबरदस्ती एक बिंदु पे मिलाते हैं। जब जबरदस्ती एक बिंदु पे मिलाते हैं, जबरदस्ती, तो ये कैसा प्रतिबिंब हो गया? आभासी प्रतिबिंब। ये इसका मुख्य फोकस है और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की क्या फोकस दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है।
तो ये वास्तविक प्रतिबिंब, ये मिल रही हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिल रही है वो वास्तविक प्रतिबिंब है, और जो मिलती हुई जबरदस्ती मिलाई जा रही है, मिलती हुई महसूस हो रही है, वो क्या कहलाते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो यहां ये क्या है? इसका मुख्य फोकस। और ये इनके बीच की दूरी क्या है? फोकस दूरी है। अब इनका साइन कन्वेंशन क्या होता है? जैसे हम गोलीय दर्पण को यूज कर रहे हैं तो हमारी चिन्ह प्रणाली कैसे होगी, हम कैसे दूरियों को, कौन सी दूरी को धनात्मक लेंगे, कौन सी दूरी को ऋणात्मक लेंगे, ये चिन्ह प्रणाली कैसे आएगी? ये देखिए जरा, देखो चिन्ह प्रणाली में हम ध्रुव को मुख्य बिंदु मानते हैं। ध्रुव को सारी दूरी कहां से लेंगे? दर्पण के ध्रुव से लेंगे। दर्पण के ध्रुव से लेफ्ट साइड अगर हम जाएंगे तो दूरी क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। दर्पण से सीधे हाथ की ओर चलेंगे तो दूरी धनात्मक होगी। दर्पण से ऊपर की ओर चलेंगे तो दूरी धनात्मक होगी, और दर्पण से नीचे की ओर चलेंगे दूरी क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। ये चीज ध्यान कर लेना। ये जो चिन्ह प्रणाली हमने ली है, ध्रुव से दूरी कहां से लेते हैं? ध्रुव से। हम प्रकाश को लेफ्ट से राइट की ओर मानते हैं, लेफ्ट से राइट से जाना चाहिए। ये उल्टा जा रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है, ये दूरी ऋणात्मक होगी। मतलब ध्रुव से लेफ्ट हैंड की दूरियां क्या होगी? बाएं हाथ की दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक होगी। दाएं हाथ की ओर की दूरियां क्या होंगी? धनात्मक होंगी। ऊपर की ओर की दूरियां क्या होंगी? धनात्मक होंगी। नीचे की ओर की दूरी क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। अब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है? प्रतिबिंब बनने के नियम, पहला नियम, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, तो वो फोकस में से पास होगी। अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो वो कहां से पास होगी? मुख्य फोकस से पास होगी। दूसरा नियम, अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। तीसरा, यदि प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर जा रही है तो जिस पथ से जा रही है परावर्तन के पश्चात उसी पथ से वापस लौट आती है, वक्ता केंद्र से होकर जा रही है। तो तीन नियम है हमारे। अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर जा रही है तो अगर दर्पण पे आपतित होती है तो जिस पथ से जाती है उसी पथ से वापस लौट आती है। ठीक है। अब हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, उसका अध्ययन करेंगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। पहला केस, वस्तु कहां पे है? हमारी अनंत पर। कहां पे है? अनंत पर। जब हमारी वस्तु अनंत पे होगी तो क्या होगा? प्रकाश की किरणें समानांतर आएंगी और मुख्य फोकस पे क्या बनेगी? हमारी प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा हमारा फोकस पर। कैसा होगा? वास्तविक व बहुत छोटा,
बहुत छोटा। राइट। अब दूसरा हम क्या केस ले रहे हैं? वस्तु वक्ता केंद्र से दूर है, वक्ता केंद्र से दूर है। ये हमारा दर्पण, ये हमारा फोकस यहां वक्ता केंद्र से दूर है, तो प्रकाश की किरण कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी। एक प्रकाश की किरण कैसे जाएगी? वक्ता केंद्र से होके जाएगी, दर्पण पे आपतित होगी, जिस पथ से आएगी उस पथ से लौट जाएगी। दोनों जहां पे मिलेंगी, ये फोकस है और ये वक्ता केंद्र है और ये वस्तु है, दोनों जहां पे मिलेंगी वहां पे क्या बनेगा? हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आई डैश प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां पे बनेगा हमारा? हमारा प्रतिबिंब बनेगा सी व एफ के बीच। कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा व छोटा। साइज में क्या होगा? छोटा होगा। तो अनंत पे जब वस्तु थी तो प्रतिबिंब फोकस में बना, जब वस्तु वक्ता केंद्र से दूर है तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बना, वास्तविक था, उल्टा था और छोटा था। अब हम तीसरा केस लेते हैं इसमें। तीसरे केस में हम वस्तु को कहां पे रखेंगे? वक्ता केंद्र पर रखेंगे। वस्तु को हम कहां रखेंगे? वक्ता केंद्र पर। तीसरा केस, हमारी वस्तु कहां पे? वक्रता केंद्र पर, वक्ता केंद्र सी पर। देखो ये वक्ता केंद्र पर एक वस्तु रखी हुई है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समानांतर गई। राइट। कहां से पास हुई? फोकस से पास हुई। एक प्रकाश की किरण फोकस से गई, कहां पास हुई? वक्ता केंद्र मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। जो मुख्य अक्ष से समानांतर हुई थी, फोकस से पास होके हमारा प्रतिबिंब कहां पे बना? आपका जहां पे वस्तु रखी थी वक्ता केंद्र पर, वहीं पे हमारा क्या बना? प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कहां बना? सी पर, मतलब वक्ता केंद्र पर। कैसा? वास्तविक, उल्टा व समान आकार का, समान आकार। अब चौथा केस हम लेते हैं। वस्तु कहां पे? सी व एफ के बीच, मतलब वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है। तो हमारा क्या है? ये अवतल दर्पण है। ये एफ हो गया और ये सी हो गया, और सी और एफ के बीच में हमने वस्तु को रखा। एक प्रकाश की किरण ऐसे गई, तो क्या होगा? एक प्रकाश की किरण ऐसे गई और एक प्रकाश की किरण कहां पे गई? दर्पण से टकराई। दोनों पीछे जाके मिल गई। ये वापस लौट के आई। जो वक्ता केंद्र से प्रकाश की किरण गई थी, ये सी और ये एफ। तो हमारे प्रतिबिंब कहां बना? सी के पीछे। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब, आई डैश। प्रतिबिंब कहां बना? सी के पीछे।
कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है तथा बड़े आकार का है, आकार का है। अब हम आते हैं अपने पांचवें केस पे कि हमारा प्रतिबिंब कहां बना है। हमारा वस्तु कहां रखी है हमने? पांचवें केस में वस्तु रखेंगे फोकस पर। पांचवा केस, वस्तु हमने कहां पे रखी? फोकस एफ पर। तो ये हमारा अवतल दर्पण है। हमने वस्तु को फोकस पे रखा, प्रकाश की किरण समानांतर आई, फोकस से गई, प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से आ रही है, दर्पण पे आपतित हुई, वापस वक्ता केंद्र से गई। ये कहां पे प्रतिबिंब बन रहा है? अनंत पर। ये प्रकाश की किरणें मिल नहीं रही है, ये एक दूसरे के समानांतर हो गई हैं। तो ये ओ डैश है पर हमारी वस्तु, हमारा प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? हमारा प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब? वास्तविक, उल्टा तथा बहुत बड़े आकार का, बहुत बड़े आकार का। फिर सिक्स्थ, वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में है। वस्तु को हमने फोकस और ध्रुव के बीच में रखा। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा तो क्या होगा? ये हमने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा। प्रकाश की किरण समानांतर गई, कहां से पास होगी? फोकस में से पास हो जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? वक्ता केंद्र से। कहां से आ रही है? वक्ता केंद्र से। इन दोनों को पीछे मिलाएंगे, पीछे मिल जाएंगी। प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा हमारा दर्पण के पीछे। कैसा होगा? आभासी, सीधा व बड़ा, बड़े आकार का। तो एक ही स्थिति में, अवतल दर्पण की एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को किसके बीच में रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। बाकी सभी परिस्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। केवल एक ही केस में, अवतल दर्पण के केस में, प्रतिबिंब आभासी होता है। वो होता है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। ये दर्पण के पीछे बनता है, आभासी होता है, सीधा होता है और बड़े आकार का होता है। हमारा उत्तल दर्पण है ना, वो सदैव क्या करता है? उत्तल दर्पण से सदैव क्या बनता है? हमारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है? छोटा, आभासी और कैसे बनता है? पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। कैसे बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। देखो, ये हमारा अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। हमने वस्तु को रखा है यहां पे, प्रकाश की किरण आपतित हुई,
तो अब ये प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र पे जा रही है सी, क्योंकि वक्ता केंद्र से प्रकाश की किरण जो का क्या होता है कि जैसे जाती है वैसे वापस आती है। इसे पीछे मिलाया, ये कहां पे मिला? फोकस पर। तो जहां पे दोनों प्रकाश की किरण मिली वहां पे प्रतिबिंब बना आई आई डैश। आभासी, सीधा और बहुत छोटा। प्रतिबिंब कहां बना? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कैसा है? आभासी, सीधा व छोटा। इस कारण से, इस दर्पण के गुण के कारण से इसको कहां यूज किया जाता है? रेयर व्यू मिरर ऑफ कार्स, ट्रक्स, व्हीकल्स में। जो व्हीकल्स होते हैं, या स्कूटी हो, कुछ भी हो, जो उनके रेयर व्यू मिरर होते हैं, जो दर्पण होते हैं, जो पीछे से देखने के लिए यूज होते हैं, वो कौन से दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। बहुत बड़ा आकार बहुत छोटे में दर्पण में हमें दिखाई देता है और प्रतिबिंब आभासी होता है। उसमें लिखा होता है द ऑब्जेक्ट्स आर अपीयर क्लोजर देन व्हाट दे आर पोजीशन, मतलब ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति से पास हैं, दिखते हैं इसमें। तो हमें एक जजमेंट करना पड़ता है उसमें कि कितने पास बनने लगे। तो इसका उपयोग कहां पे होता है? स्ट्रीट लाइट में होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। तो इसका उपयोग कहां पे होता है? स्ट्रीट लाइट में होता है, लाइट को फैलाने के लिए। स्ट्रीट लाइट में हमें क्या चाहिए होती है? लाइट फैले, ज्यादा एरिया कवर करे। तो इसमें अब अवतल दर्पण के उपयोग कहां पे होते हैं? आप देखिए, जो प्रावर्ती दूरदर्शी होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि जो हम लेंस बनाते हैं, जो लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो लेंस बनते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा उनकी कॉस्ट होती है, महंगे होते हैं। तो उसकी जगह पे हम प्रावर्ती दूरदर्शी में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जितनी भी फोकसिंग लाइट होती है, लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करना पड़ता है, वहां अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सोलर सेल में लाइट को फोकस करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ईएनटी डॉक्टर, आंख वाले, नाक वाले, कान वाले डॉक्टर यहां पे एक रिफ्लेक्टर लगा के रखते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। डेंटिस्ट यूज कर कि लाइट एक ही पॉइंट पे फोकस हो, जिस पॉइंट को हमें देखना है। तो अवतल दर्पण का हमारा प्रयोग उस शेविंग में भी करते हैं, जो क्लोज शेविंग होती है, बहुत पास की शेविंग करते हैं। जैसे जब उस क्लोज शेविंग के लिए हम क्या करते हैं? अपने मुंह को कहां, किसके बीच में लाते हैं? हम अपने मुंह को लाते हैं किसके बीच में? दर्पण और उसके बीच में, क्या ध्रुव और फोकस के बीच में लाते हैं। तो हम किसके बीच में लाते हैं? ध्रुव तथा फोकस के बीच में लाते हैं। किसको? अपने चेहरे को। तो अपने चेहरे को जब ध्रुव और फोकस के बीच में लाते हैं तो प्रतिबिंब बहुत कैसे बनता है? बड़े आकार का बनता है। उसमें हमें ये पता चल जाता है हमारी शेव कैसी हो रही है, सही है या खराब हो रही है।